Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our 11th module on law of torts. We have been discussing a lot about varieties of law of torts. Now we are on the fag end of completing this particular course with you. Here we are talking about no fault liability. Ever wondered that someone who was not in fault, or even that person might have done good deed to the others, still he is liable for some wrong thing has been committed. He has not committed it, still he is at fault. This is called no fault liability. ठीक है, कभी आपने ये सोचा है कि भैया कोई बंदा, वैसे उसने कुछ गलती करी नहीं है, ठीक है, मतलब उसका खुद का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट उसने लोगों का भला करना चाहा पर फिर भी उसकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है, वहां से ये कंसेप्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड नो फॉल्ट लायबिलिटी. ओके, ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है आज हम बात करेंगे इसमें से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में. नो फॉल्ट लायबिलिटी में कुछ और कंसेप्ट्स भी होते हैं, आज हम उनमें से एक ही चीज के बारे में बात करेंगे. सो ध्यान रखना, हमें पता है जनरली कोई बंदा है, ही इज ऑलवेज यू कैन से लायबल फॉर हिज ओन wrongful थिंग. For example, let's say you go and purchase a burger from McDonald's. ठीक है, अभी मैकडोनाल्ड्स के जो ओनर है, लेट्स से कोई फ्रेंचाइजी ओनर है यहाँ पे इंडिया में, अब वो बंदा आपके लिए उसने बहुत मेहनत करके एक अच्छा सा मैकडी बना के रखा, सब कुछ उसने मेहनत करा, पर उनका कोई सर्वेंट है, ठीक है, उसने मैकडोनाल्ड्स के बर्गर में कुछ गलत चीज आपको दे दी, ठीक है, इवन उस बंदे ने कुछ नहीं किया पर जो उसका सर्वेंट है उसने गलती करी, ठीक है, तो भी लायबिलिटी किसकी बनेगी? मास्टर की. दिस इज बेसिकली कॉल्ड नो फॉल्ट लायबिलिटी. एक और तरीका देखते हैं उसका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बहुत डेंजरस चीज लेके आए हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में एक फेरोशियस डॉग रखा है जो एक तरीके से आपने उसको बहुत प्रोटेक्ट करा है, ठीक है, ताकि वो बाहर ना जाए. एक आदमी भी रखा है बट समहाउ वो बाहर निकल गया और बाजू वाले एक छोटे बच्चे को उसने काट लिया. देन यू आर लायबल. आपने बिल्कुल ध्यान रखा था पर फिर भी सामने वाले को नुकसान हुआ, देयरफॉर यू आर लायबल. सो नो फॉल्ट लायबिलिटी comes from a principle कि भैया आपने खुद कुछ नहीं किया है पर आपने इतनी डेंजरस एक्टिविटी करी है कि अगर वो आपके हाथ से छूट गई, अगर आपके हाथ से निकल गई, then there is a problem to large number of people. I hope you understand this. Great. So this is a no fault liability. In this case, the liable person may not have done any act of negligence. ठीक है, सो हम बात करेंगे that there is a little you can say connection between negligence and no fault liability. उसकी हालांकि negligence नहीं है या उसने शायद पॉजिटिव इंपैक्ट करे हो पर फिर भी उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा. सो तीन तरीके के नो फॉल्ट लायबिलिटीज होती है. कौन कौन सी है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी. स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी दे आर रफली सेम, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है. आज हम उसमें से सिर्फ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे. अगला वीडियो देखोगे तो वहां से स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट के बीच का डिफरेंस आपके मन में क्लियर हो जाएगा. While vicarious liability is all about the liability derived out of a servant or an agent, वहां से ये क्रिएट होगा. ओके, चलिए फटाफट देखते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट चालू कैसे हुआ. That in the world there are so many dangerous activities are there. They are either for a person or for a property that are dangerous to person or a property. Now law deals with them in two ways. One way is stop it altogether. One way is stop it altogether. रोक दो उसको, आगे बढ़ने ही मत दो, ठीक है. और दूसरा तरीका है दोस्तों जहां पे हम सोशल यूटिलिटी के लिए हम उसको अलाउ करते हैं पर हम उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन लगाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. यहां पे जो पहला पार्ट है जहां पे आपने प्रोहिबिट कर दिया वहां तो कोई एक्शन होना ही नहीं है, ठीक है. अगर मानो प्रोहिबिट नहीं किया है
So then it comes with lot of restrictions and you'll have to ensure those restrictions. I hope you understand the idea of strict liability. So what is the basis of the strict liability? The basis is we know that if I commit this particular activity, there is a foreseeable risk. ठीक है, it is foreseeable risk inherent in the very nature of the activity. ठीक है, in this aspect प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रिजेंबल्स नेग्लिजेंस. ठीक है, कि भाई पता है कि उसमें कुछ यू कैन से इनहेरेंट रिस्क है, सो नेग्लिजेंस में भी वैसा ही है. ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड ए नेग्लिजेंस? सो दोस्तों, नेग्लिजेंस में देयर इज अ फोर्सेबल हार्म व्हिच कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग रीजनेबल precaution, while in strict liability, even if you take reasonable precautions, the defendant is held liable because activities are extraordinarily risky. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज है वो इतनी ज्यादा रिस्की है कि वहां पे आपने अगर बेसिक प्रिकॉशन ली है उससे काम नहीं होगा. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क may be either due to seriousness of a damage or frequency of the harm it causes. Okay, so this is called extraordinary risk. I hope it is very clear. Yes, great. For example, अगर एक ट्रक जा रहा है, ट्रक में हेवीली लोडेड सामान है, उसको उन्होंने ऐसे डोरी से बांध के रखा है और उसके पीछे एक थोड़ा सा रॉड बाहर निकल रहा है और तो इतना ज्यादा बाहर निकल रहा है कि अगर कोई थोड़ा नजदीक जाएगा शायद उसको डिस्टरबेंस हो सके. ठीक है, सो वो कैसा रिस्क है? वो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है बट सीरियसनेस ज्यादा है. ठीक है, तो उसके अंदर आएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है ना, चलिए ग्रेट. सो ये हो गया आपका डिफरेंस. नेग्लिजेंस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है भैया? नेग्लिजेंस में भी फोर्सेबल हार्म है पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में रिस्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है. ठीक है ना, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. सो हाउ डिड दिस ओरिजिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी केम इनटू पिक्चर? सो दिस प्रिंसिपल क्लियरली स्टेट्स दैट पर्सन हु कीप्स और मैन्युफैक्चर्स और ग्रोज एनी हैजार्डस सब्सटेंस इन हिज प्रीमाइस, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट. ठीक है, अगर वो बहुत डेंजरस चीज अपने पास रखता है तो he is responsible for the fault if the substance escapes in any manner and causing damage. सिंपल सा गणित है. yes or no? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपकी शॉप में कुछ इनफ्लेमेबल आइटम्स रखी है, ठीक है, और आपने भरपूर प्रिकॉशन करे, फिर भी कोई छोटी चीज की वजह से वहां पे आग लग गई, you are responsible because you brought that dangerous thing at your premise. I hope it is very clear. चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पहले तो करीबन 20वीं शताब्दी के पहले लोग इसको निग्लिजेंस मान के ही छोड़ देते थे, है ना, कभी कभार न्यूसेंस करके छोड़ देते थे. बट स्लोली एंड स्लोली एक डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल क्रिएट हुआ एंड नाउ इट इज टर्म्ड एज अ सब स्पीशीज ऑफ न्यूसेंस. ठीक है, उसको न्यूसेंस का सब स्पीशीज माना जाता है और उसके एक सेपरेट ट्रीटमेंट करी जाती है. ठीक है, और लायबिलिटी स्ट्रिक्ट इसलिए बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इन द सेंस इट रिलीव्स द क्लेमनेंट द बर्डन ऑफ शोइंग फॉल्ट. ठीक है, जिस बंदे को प्रॉब्लम हुआ है उसको कोई तरीके से ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भैया इसकी वजह से हुआ. ठीक है, उसको कोई फॉल्ट दिखाने की जरूरत नहीं है. इट इज एज्यूम्ड कि ये फॉल्ट हो चुका है. ठीक है ना, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. सो ये हो गया आपका एक लैंडमार्क जजमेंट कॉल्ड रिलायंस वर्सेस फ्लेचर. ठीक है, ये एक इतना तगड़ा केस हुआ था, ठीक है, इन द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कि इसी के बेसिस के ऊपर सभी कंसेप्ट डेवलप हुए हैं. So here the defendant was a mill owner. He employed some independent contractors who were apparently competent to construct a reservoir on his land and to provide water for his mill. So he kept people to give certain water to his mill. So therefore he created a reservoir. In the course of the work, the contractors came upon some old shafts and passages on the defendant's land. They interlinked with the mines of the plaintiff. तो वो जो ओल्ड शाफ्ट है जहां से पानी जा रहा था उसको इन्होंने इंटरलिंक किया. अ नेबर ऑफ द डिफेंडेंट, ऑल्दो नो वन सस्पेक्टेड दिस, फॉर द शाफ्ट्स अपीयर्ड टू बी फिल्ड विथ अर्थ. सो द ओल्ड शाफ्ट्स वर फिल्ड विथ अर्थ एंड देयरबाय वाटर कुड नॉट मूव.
ठीक है, और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको प्रॉपर ध्यान नहीं दिया और पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने से क्या हुआ, दैट पानी स्टार्टेड टू फ्लड, एंड वो फ्लडिंग की वजह से वो जो बंदा था उसका माइंस था वहां पे ये पानी चला गया, ठीक है, एंड देयर बाय इट क्रिएटेड लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। हालांकि जो बंदा जिसने रिजर्वायर बना रहा था, ठीक है, ही वॉज नॉट निग्लिजेंट, बट ठीक है समहाउ द कॉन्ट्रैक्टर्स कुडंट सी इट, ओके, और इतनी डेंजरस चीज थी कि उसके माइंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। सो देयरफॉर हु इज लायबल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर उसने रखे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे हु इज लायबल, द गाय हु अलाउड इट टू डू इट, ओके। सो इस पर्टिकुलर केस में ब्लैकबर्न जे करके बहुत ही फेमस जज थे, उन्होंने ये डिसीजन दिया। वी थिंक दैट रूल ऑफ लॉ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार है, ठीक है। जब भी लैंडमार्क केसेस आप पढ़े तो उसमें उन्होंने जो जजमेंट दी है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर आप देख सकते हैं। सो वी थिंक दैट रूल ऑफ लॉ इज दैट द पर्सन हु इज फॉर हिज ओन पर्पस brings on his land and keeps there anything likely to do mischief if it escapes. So रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, उन्होंने बोला कि भाई कोई भी बंदा अपनी लैंड पे कोई भी ऐसी चीज लाता है विच इज लाइकली टू डू मिस्चिफ, है ना, ध्यान से देखिए क्या दिया है, लाइकली टू डू मिस्चिफ, ठीक है। तो कोई भी बंदा कोई अपने लैंड पे ऐसी चीज लेकर आता है जो लाइकली टू डू मिस्चिफ है, एंड इफ इट एस्केप्स must keep it in at his peril, and if it does not do so is prima facie answerable for all the damages which is a natural consequence of such escape. अगर कोई बंदा बहुत डेंजरस चीज अपने यहाँ पे लाता है और वो मिस्चिफ वो एस्केप हो जाती है, और एस्केप होने से जो भी डेंजर होगा, जो भी उसके नेचुरल कंसिक्वेंसेस होंगे, वो सब कंसिक्वेंसेस के लिए वो बंदा जिम्मेदार है। He can excuse himself by showing that escape was owing to plaintiff's default, or perhaps the consequences was of vis major or act of God, है ना। But if nothing sort of that exists, it is unnecessary to inquire what excuse would be sufficient. That means he said that though there is a possibility of certain exceptions or certain defenses to be provided, if there are no such kind of defenses, there is no point in inquiring about what excuse could be provided, and thereby it is called strict liability, okay. So वापस समझते हैं क्या हुआ भाई, there are 5 defenses, there are 5 defenses और 5 exceptions are possible. क्या क्या है, plaintiff का खुद का fault, act of God और कंसेंट ऑफ अ प्लेंटिफ और एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये 5 डिफेंसेस अवेलेबल है। आपको पता होगा इन द सेकेंड सेशन आई डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस डिफेंसेस, प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिफेंसेस, ओके। सो ये 5 डिफेंसेस अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर ये 5 डिफेंसेस नहीं है तो और कोई तरीके से उसको एक्सक्यूज मिलेगा नहीं और वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में फंस जाएगा, okay. I hope it is very clear. चलिए great. So these are 5 defenses, they are available under strict liability, okay. So what are the essential things, वापस समझते हैं। जो भी ब्लैकबर्न जे साहब ने बोला उससे हमें पता चला, पहली चीज, some dangerous thing must have been brought by a person on his land, so that's number 1, ठीक है। The thing thus brought or kept by a person must escape, निकलनी चाहिए, ठीक है। The thing that escaped in fact caused the damage, and it must be non-natural use of land. ये 4 चीजें अगर हो गई तो काम हो गया। डेंजरस चीज नॉन नेचुरल यूज में लेकर आए, वो एस्केप हो गई और उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो ग्रेट, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। क्या दिया है, सो इफ अ पर्सन ब्रिंग्स एनीथिंग डेंजरस ऑन हिज लैंड, अभी ब्लैकबर्न जे का ही तो ये पूरा स्टेटमेंट है। अब फैक्चुअल सिचुएशन पे चलते हैं। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दी प्रिंसिपल। मैं वापस पढ़ नहीं रहा हूं, मैं सीधा फैक्चुअल सिचुएशन पे जा रहा हूं। ए ग्रोज पॉइजन ट्रीज ऑन हिज ओन लैंड एंड लेट्स द ब्रांचेस ऑफ हिज ट्रीज टू प्रोजेक्ट ऑन बीज लैंड। उसने अपने घर में ट्री लगाया है, पॉइजनस ट्री है, और उसने वहां पे एक तरीके से डालिया, उसकी जो भी है जो ब्रांचेस है वो बी तक जाती है। बीज कैटल डाई बिकॉज ऑफ दिस
निबलिंग ऑफ द पॉइजनस लीव्स, उसके पॉइजनस लीव्स खाते हैं और कैटल मर जाता है, ठीक है। इज ए लायबल, ठीक है भाई, वो जो पॉइजनस प्लांट है वो ए के घर से एस्केप हुआ, हाँ हुआ, कैसे हुआ भैया, उसके घर के बाहर ब्रांचेस चली गई, अगर उसके घर के बाहर ब्रांचेस चली गई सो ऑटोमेटिकली इट इज अमाउंटिंग टू एस्केप, ओके, ठीक है। सो आंसर क्या होना चाहिए, ए इज लायबल, एकमात्र ऑप्शन है ए इज लायबल का, क्या ऑप्शन है आपका, सी। सो आंसर वुड बी सी, ठीक है। अगर ये सिचुएशन ऐसी भी होती कि ये पॉइजनस प्लांट है, उसने अपने घर पे रखा हुआ है और वहाँ आजू बाजू बच्चे क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट में एक बॉल उस बंदे के घर पे गिरा, ठीक है, और एक छोटा बच्चा वहाँ गया और उसने देखा कि अच्छे से मतलब बेरीज लगी थी, उसने उसको तोड़ा, उसने पॉइजनस बेरीज खा ली, ठीक है। सो विल इट बी अमाउंटिंग टू बी एस्केप, यस दिस विल अमाउंट टू बी एस्केप, क्योंकि उसका काम था कि भैया वो कैसे भी करके, अगर पॉइजनस प्लांट है वो किसी को भी परेशान न करे, तो उसको वहां बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए ये पॉइजनस है, इसको हाथ न लगाए, या किसी आदमी को रखना चाहिए, ठीक है, या कैसे भी करके एस्केप तो होना नहीं चाहिए, वो लायबल पक्का बनेगा, ओके। चलिए ग्रेट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इन द नेक्स्ट मॉड्यूल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एब्सोल्यूट लायबिलिटी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो लाइक करिए, कमेंट लगाइए आपके मन में कोई क्वेरी हो तो, और साथ में इसको सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, एंड डू नॉट मिस आउट टू टेक अ PDF फ्रॉम ProTalentDigital.com, जहाँ पे इसके बारे में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।